आज हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण को हम दो विधियों द्वारा यहाँ पर संतुलित कर सकते हैं। एक है आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा है आपका ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में किसी भी समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। अब जैसे दिया गया है, देखिए डाइक्रोमेट आयन प्लस ऑक्जेलेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन इक्वल टू क्रोमियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये जो समीकरण दिया गया है वो आयन के रूप में, जब भी अभिकारक और उत्पाद को यहाँ पर आयन के रूप में दिखाया गया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आयनिक समीकरण। अगर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करना है तो उस समीकरण को, वह समीकरण जो है वह आयनिक समीकरण होना चाहिए। मतलब अभिकारक और उत्पाद को जो है आयन के रूप में वहाँ पर लिखा होना चाहिए। कभी कभी जैसे आणविक समीकरण देता है, मतलब अभिकारक और उत्पादों को जो है वह अणुओं के रूप में देता है, तो पहले हमको उसको आणविक समीकरण के रूप में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न में ये आयनिक समीकरण पहले से दिया है, तो यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, मतलब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो अब इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, पहले इसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग नहीं करना है, चूँकि ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि है। लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किस में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए डाइक्रोमेट आयन है, इसमें अगर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताया गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +6 आएगा क्रोमियम का, यहाँ पर +3 है। तो अगर +6 से +3 हो गया तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई, तो हम कह सकते हैं कि डाइक्रोमेट आयन का क्रोमियम आयन में अपचयन हो रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये ऑक्जेलेट आयन है, इसमें अगर हम कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +3 आएगा, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो यहाँ लिखना नहीं है, +4 होगा। तो अगर +3 से अगर +4 हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या, मतलब वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑक्जेलेट आयन, इसको ऑक्जेलेट आयन पढ़ते हैं, ऑक्जेलेट आयन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जो रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, अब इसको दो अर्ध अभिक्रिया में बांटेंगे। एक ऐसा अभिक्रिया होगा जो कि ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करेगा, दूसरा आपको अपचयन को प्रदर्शित करेगा। तो अभी बताया गया कि डाइक्रोमेट आयन का क्रोमियम आयन में अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन बराबर क्रोमियम लिख देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे कि अपचयन हो रहा है। उसी प्रकार से ऑक्जेलेट आयन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब जो रिडॉक्स अभिक्रिया था उसको दो अर्ध अभिक्रियाओं में हम यहाँ पर बांटेंगे। एक अपचयन को प्रदर्शित करेगा, दूसरा ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करेगा। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए पहले आप यह तय कर लेंगे कि जो अभिक्रिया हो रही है अम्लीय माध्यम में हो रही है या क्षारीय माध्यम में हो रही है। तो यहाँ जो अगर H+ लिखा है तो मतलब अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है। अगर H+ कहीं पर नहीं लिखा है तो उसमें लिखा रहता है कोष्टक में अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम, ऐसा लिखा जाता है। तो अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो अब क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में ये अपचयन और जो ऑक्सीकरण दो अभिक्रियाएं हैं, समीकरण यहाँ पर अर्ध समीकरण है, इसको हम, जिसको आंशिक समीकरण कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण को आंशिक समीकरण कहते हैं। तो ये आपका क्या है, आंशिक समीकरण है। अब इन आंशिक समीकरणों को एक एक करके संतुलित करेंगे। देखिए हम पहला ले लिए हैं डाइक्रोमेट आयन का क्रोमियम आयन में। तो ये नियम क्या है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करने के लिए, पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कौन सा तत्व का परमाणु इसमें है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो शेष तत्व के परमाणु है पहले उसको संतुलित किया जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके एक क्रोमियम है, तो हम देखेंगे क्रोमियम की जो क्रोमियम है
उसके परमाणु दोनों तरफ संतुलित है कि नहीं है। देखिए इधर 2 क्रोमियम है, Cr2 लिखा है, और यहाँ पर आपका 1 क्रोमियम है। मतलब इसको संतुलित करने के लिए इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 2 क्रोमियम हो जाएगा। तो अब अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, डाइक्रोमेट आयन, और क्रोमियम आयन के पहले हम 2 लिख देंगे तो 2 क्रोमियम इधर भी हो गया, 2 क्रोमियम इधर हो गया। जब अन्य तत्वों के परमाणु संतुलित हो जाएंगे, माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, तब उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित किया जाता है। अगर अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम जल के अणु को जोड़ते हैं। और कितना जल जोड़ेंगे, जिस साइड में, माने बाएं पक्ष या दाएं पक्ष में, जिस साइड में, जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी होगी उधर उतना जल के अणु हम जोड़ देंगे। तो इधर देखिए 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था। इधर देखिए 7 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखिए 7 H2O जोड़ देंगे। तो देखिए 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद फिर हाइड्रोजन को हम संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने का नियम है कि अगर क्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर हम उतना हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 हाइड्रोजन इधर है, और बाएं साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए 14 हाइड्रोजन आयन हम इधर बाएं साइड में जोड़ देंगे। तो देखिए 14 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 7 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 2 क्रोमियम इधर है, 2 क्रोमियम इधर है। मतलब सभी परमाणु आपके संतुलित हो गए। अब तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करने के बाद उसके बाद आवेश को संतुलित किया जाएगा। अब देखिए इधर बाएं पक्ष में ऋण 2 आवेश और 14 धन आवेश। तो 14 में से अगर 2 घटा देंगे तो 12 धन आवेश इधर है, और इधर अगर देखा जाए तो 2 तिहाई 6 धन आवेश। तो 6 धन आवेश इधर है, 12 धन आवेश इधर है। तो हम कह सकते हैं ना कि 6 धन आवेश इधर अधिक है। तो जिधर धन आवेश जितना अधिक होगा उधर उतना हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में देखिए इधर 12 धन आवेश था, इधर 6 ही था, तो 6 धन आवेश बाईं तरफ अधिक था, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन हम बाईं तरफ जोड़ करके आवेश को संतुलित कर लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह जो अर्ध समीकरण है या आंशिक समीकरण है, ये जो है पूर्ण रूप से चाहे तत्व के परमाणु की दृष्टि से देखा जाए चाहे आवेश की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा का पूरा ये आपको संतुलित मिलेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा आपका था ऑक्सीकरण का, ऑक्सीलेट आयन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीकरण, इस आंशिक समीकरण को फिर लिख करके और इसको हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका C2O4-2, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 कार्बन इधर भी हो जाएगा। तो ये ऑक्सीलेट आयन इधर लिखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में 2 का हम गुणा करेंगे। देखिए 2 कार्बन इधर भी हो गया और 2 कार्बन आपका इधर भी है, आपका संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित हो गया। माने कार्बन ऑक्सीजन जितना इधर है उतना कार्बन ऑक्सीजन इधर भी है। अब आवेश को देखेंगे, देखिए इधर 2 ऋण आवेश है, इधर एक भी आवेश नहीं है। तो जिधर ऋण आवेश की कमी होगी उधर हम उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया था जिधर जितना धन आवेश अधिक होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है, और ऋण आवेश के लिए देखा जाता है कि जिधर ऋण आवेश कम है उधर उतना हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम दाहिने साइड में जोड़ देंगे तो देखिए ये आपका आंशिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब लास्ट में हमको देखना है कि यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, 2, और पहले वाले में कितना जोड़ा गया था, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया था। तो इसलिए दोनों आंशिक समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, और इसको ये हम देख सकते हैं कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो एक आंशिक समीकरण में, मतलब ऑक्सीकरण वाले में या अपचयन वाले में, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला हम लोग लिए थे अपचयन का, तो जब अपचयन क्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है बाईं तरफ जोड़ा जाएगा, और जब ऑक्सीकरण क्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा दाहिने तरफ जोड़ा जाएगा। इसी से हम पता कर सकते हैं कि सही हम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए।
तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए अगर समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो समीकरण में गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने पर देखिए 3 का गुणा इधर हम समीकरण इसमें कर दिए 2 में, तो 3C2O4 हो जाएगा -2। यहाँ 3 दूना 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले समीकरण में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और तीसरे वाले में भी आपका जो है इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ देंगे। जोड़ते समय बाएं पक्ष जोड़ेंगे, दाहिना पक्ष जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है देखिए डाइक्रोमेट आयन, तो देखिए डाइक्रोमेट आयन लिखा गया है। इसका देखिए बायां पक्ष क्या है, ऑक्जेलेट आयन लिखा है। इसका देखिए बाएं पक्ष में 14 हाइड्रोजन आयन था प्लस 14 हाइड्रोजन आयन लिखा है। बराबर करके देखिए दाहिने साइड में आपका था 2 क्रोमियम आयन, तो इधर देखिए 2 क्रोमियम आयन लिखा है। इसमें देखिए तीसरे वाले में 6 CO2 था प्लस करके 6 CO2 लिखा है और यहाँ पर 7 H2O था, तो देखिए 7 H2O यहाँ पर लिखा गया है। अब लास्ट वाले समीकरण को अगर हम देखेंगे तो सभी दृष्टि से सभी तत्वों के परमाणु बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर हैं और सभी आवेश दोनों तरफ जो है आवेश की संख्या भी बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कोई भी समीकरण दिया जाता है तो उसको हम लोग इसी प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। अगर समीकरण आपका अम्लीय माध्यम में दिया है तब, अगर क्षारीय माध्यम में दिया है तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके ये जो बताया गया है उदाहरण आपको समीकरण संतुलित करने की विधि तो ये भी आप लिखेंगे और भी बहुत सी किताबें उदाहरण दिए गए हैं उसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।